हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस में। और आज की वीडियो में हम एम्स नॉरसेट के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट्स टू अ नर्स दैट अ क्लाइंट मे हैव हाइपोकैलीमिया? And the options are edema, muscle spasm, Kushmal respiration or Kushmal breathing, and abdominal distension. So इनमें से कौन सी फाइंडिंग है जो सजेस्ट करती है कि पेशेंट को हाइपोकैलीमिया है? सो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। नाउ हाइपोकैलीमिया हम कब बोलते हैं? जब पेशेंट का जो पोटेशियम लेवल है दैट इज लेस देन 3.5 मिली इक्वी पर लीटर। और जब भी पेशेंट में पोटेशियम लेवल कम होता है तो पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? दैट देयर विल बी मस्कुलर वीकनेस, मसल फ्लेसिडिटी विल बी देयर, देन द जीआई मोटिलिटी रिड्यूस्ड, जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होगी वो रिड्यूस हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारे जो बॉवल साउंड है वो या तो डिक्रीज्ड होंगे या एब्सेंट होंगे, और पैरालिटिक इलियस भी हो सकता है। एंड द पेशेंट विल हैव कॉन्स्टिपेशन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन ड्यू टू इंटेस्टाइनल फ्लैसिडिटी। सो इसीलिए इस क्वेश्चन में जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन। और अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमें एडीमा कौन सी कंडीशन में मिलेगा? एडीमा विल बी प्रेजेंट इन हाइपरनेट्रीमिया। जब भी पेशेंट की ब्लड में जो सोडियम का लेवल होगा इंक्रीज होगा तो तब एडीमा होगा, बिकॉज जो सोडियम है वो वाटर को अपने साथ खींच के रखता है। जितना ज्यादा सोडियम होगा उतना ज्यादा बॉडी में वाटर रहेगा, सो एडीमा विल बी देयर। देन मसल स्पाज्म जो है वो हमें किस कंडीशन में मिलते हैं? दैट इज प्रेजेंट इन हाइपोकैल्सीमिया, व्हेन द कैल्शियम लेवल इज लेस, तो हमें उसमें मसल स्पाज्म मिलेगा। एंड कुशमल ब्रीदिंग जो है इट इज अ साइन ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में हमें डीप एंड रैपिड जो रेस्पिरेशन मिलती है जिसको हम बोलते हैं कुशमल रेस्पिरेशन, एंड ये हमारी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में आपको मिलेगी। Now, the next question is, a patient complains of abdominal pain that is difficult to localize. The nurse document this at which type of pain? And the options are cutaneous pain, visceral pain, superficial pain, or referred pain. इस कंडीशन में हमारा क्या करेक्ट आंसर है कि पेशेंट जो है उसको एब्डोमिनल पेन है लेकिन वो बता नहीं पा रहा, लोकलाइज नहीं कर पा रहा कि वो जो पेन है वो कहाँ पे है। तो इसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विसरल पेन। सो विसरल पेन जो होती है दैट इज ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ विसरल नोसिसेप्टर्स, बिकॉज जो नोसिसेप्टर्स हैं वो हमारी पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड विसरल जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू इंटरनल ऑर्गन, मतलब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं उनकी उनमें जब पेन होती है ड्यू टू एनी रीजन, दैट कैन बी ड्यू टू परफोरेशन, दैट कैन बी ड्यू टू एनी काइंड ऑफ इंफेक्शन और एडिमा, तो उस केस में द पेशेंट जो होगा उसको वो बता नहीं पाएगा कि उसकी अप्रोप्रिएट कौन सी जगह है जहाँ पे पेन हो रहा है। एंड नोसिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट पेन स्टिमुलेशन फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन। देन जो हमारी रेफर्ड पेन होती है, तो रेफर्ड पेन हम जैसे हमारे पास रोजविन साइन होता है इन केस ऑफ सॉरी अपेंडिसाइटिस, तो उसमें क्या होता है कि हम पेशेंट के राइट लेफ्ट साइड पे जब पाल्पेट करते हैं, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पे जब प्रेस करते हैं तो पेशेंट को राइट साइड में पेन होता है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ रेफर्ड पेन कि हमने कहीं और पे प्रेस किया लेकिन पेन कहीं और पे हो रही है। एंड जो हमारी क्यूटेनियस एंड सुपरफिशियल पेन होती है, तो जब हमें म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्किन है, एपिडर्मिस है, उन उस एरिया में जब कोई भी चोट लगती है तो उस टाइम पे हमें सुपरफिशियल जब क्यूटेनियस पेन होती है। Now the next question is, a nurse is caring for a postpartum patient who has episiotomy. Which medication would the nurse most likely administer to the patient? And the options are a stool softener, an osmotic laxative,
then a bulk forming laxative and an emollient laxative. तो जो फीमेल है उसमें क्या है, एपिजोटमी है, तो हमने फीमेल को कौन सी मेडिसिन देनी है. सो बेसिकली इन केस ऑफ एपिजोटमी जो हमारा मेन नर्सिंग इम्प्लीकेशन होती है, जो मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि पेशेंट की कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना है. क्योंकि अगर पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड रहेगा तो जो एपिजोटमी है उनके सूचर्स के ऊपर प्रेशर विल बी देयर एंड द पेशेंट में हैव पेन. तो इसीलिए हमने पेशेंट को स्टूल सॉफ्टनर्स देने हैं ताकि जो पेशेंट है उसको कॉन्स्टिपेशन ना हो. सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज commonest site of peptic ulcer is, and the options are, option number A is first part of duodenum, option number B is second part of duodenum, option number C is distal one third of stomach, and option number D is pylorus of stomach. So जो हमारे पैप्टिक अल्सर्स होते हैं उसमें हमारे दो तरीके के अल्सर्स आते हैं. वन इज द स्टमक अल्सर एंड अदर वन इज द ड्यूडेनल अल्सर. एंड जो हमारे, अगर हमसे कोई पूछता है कि पेप्टिक अल्सर का सबसे कॉमनेस्ट कॉज क्या है, सो दैट इज हाइलोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन. अगर पेशेंट को एच पाइलोरी इन्फेक्शन हो रही है तो उस केस में भी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर होता है. एंड एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से ज्यादातर ड्यूडेनम अल्सर्स होते हैं. 90% ड्यूडेनम अल्सर्स होते हैं एंड 80% हमारे गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं. सो अगर हम पेप्टिक अल्सर की बात करते हैं तो सबसे कॉमनेस्ट जो पार्ट है दैट इज 1 to 2 सेंटीमीटर ऑफ द ड्यूडेनम. मतलब जहां से हमारा ड्यूडेनम स्टार्ट हो रहा है उसका स्टार्टिंग वाला एरिया. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में हमें सबसे ज्यादा अल्सर्स मिलेंगे. एंड इन केस ऑफ स्टमक अल्सर जो मेन है दैट इज एंट्रम. जो हमारे स्टमक का पार्ट है एंट्रम, वहां पे हमें सबसे ज्यादा अल्सर्स मिलेंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज most common site of TB of abdomen is, and the options are stomach, jejunum, ileocecal junction और colon. तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इलियोसिकल जंक्शन. नाउ अगर हम टीबी की बात करते हैं तो इन्होंने एब्डोमेन की बात की है. सो हमारे पास दो तरह के टीबी होते हैं, वन इज पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एंड एक हमारे पास होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस. पल्मोनरी वाले में तो हमारे लंग्स अफेक्ट होते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी में हमारे बाकी के ऑर्गन्स जो है वो अफेक्ट होते हैं. तो ऐसे हमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कॉमनेस्ट मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है सबसे. तो तब हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी लिम्फ नोड्स. तो लिम्फ नोड्स में सबसे कॉमनेस्ट एक्स्ट्रा पल्मोनरी हमें ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिलेगा, फॉलोड बाय जिनाइटो यूरिनरी सिस्टम. फिर उसके बाद जिनाइटो यूरिनरी सिस्टम में आता है एंड उसके बाद हमारा फिलोपियन ट्यूब. और अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स में सबसे कॉमनेस्ट एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हमें फिलोपियन ट्यूब्स में मिलता है. और इसके बाद अगर हम बच्चों में बात करें कि बच्चों में जो ट्यूबरक्लोसिस है वो हमें कहाँ मिलेगा, जो किस तरीके का ट्यूबरक्लोसिस बच्चों में प्रेवलेंट है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ट्यूबरकुलोइड मेनिंजाइटिस. तो बच्चों में हमें मेनिंजाइटिस का जो ट्यूबरक्लोसिस है वो सबसे कॉमन है. तो ट्यूबरकुलोइड मेनिंजाइटिस इज वेरी मच कॉमन अमंग चिल्ड्रन. एंड अगर हम पल्मोनरी टीबी की बात करते हैं, सो पल्मोनरी टीबी ऑलरेडी वी नो कि हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है. लेकिन अगर हमें ऐसे क्वेश्चन आए कि लंग्स के कौन से एरियाज में, जो कौन से लोब में प्रेजेंट होगा, तो उसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी द अपर लोब. जो हमारे लंग्स के अपर लोब होता है हमें वहां पे सबसे ज्यादा टीबी प्रेजेंट होता है. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस एरिया में देयर विल बी द हायर ऑक्सीजन फ्लो एंड सेकेंड रीजन इज दैट देयर इज पुअर लिम्फेटिक ड्रेन. सो पुअर लिम्फेटिक ड्रेन और हाई O2 फ्लो की वजह से उस एरिया में टीबी होने के जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं. और अगर हम बात करते हैं HIV पेशेंट्स में, तो एज वी नो कि HIV पेशेंट्स में क्या होता है कि उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि HIV में जो हमारे CD4 सेल्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होती है. तो उसकी वजह से क्या है कि जो पेशेंट है वो इम्यूनो सप्रेस्ड हो जाता है. एंड इन पेशेंट्स में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा मिलेंगी.
सो HIV पेशेंट्स में जो सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं दैट इज ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस. Now, the next question is, which one of the following is not a feature of IBD, that is irritable bowel disease or syndrome? So, the correct options are abdominal pain, diarrhea, constipation और rectal bleeding. So, IBD में हमें कौन सा फीचर है जो नहीं मिलेगा? तो अगर हम इरिटेबल बाउल डिजीज या सिंड्रोम की बात करते हैं तो इसमें जो हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं. सो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे हमारे डायरिया और कॉन्स्टिपेशन इन दोनों की वजह से इन दोनों को कंट्रोल करता है. अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो पेशेंट को डायरिया होगा और वहीं पे अगर हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रिड्यूस हो जाएंगे सो द पेशेंट विल हैव कॉन्स्टिपेशन. सो इसमें एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन जो है वो हमें इस कंडीशन में देखने को मिलेगा. लेकिन जो रेक्टल ब्लीडिंग है दैट इज नॉट प्रेजेंट इन आईबीडी, whereas rectal bleeding is present in ulcerative colitis. उसमें हमें जो rectal bleeding है वो मिलेगी. Now the next question is, a nurse is teaching a group of patients about mood stabilizing medication, lithium carbonate. Which of the following medication should instruct the patient to avoid because of increased risk of lithium toxicity? And the options are oral hypoglycemic agent. Option number B is diuretic. Option number C is antibiotic. And option number D is antacids. So patient है उसका लिथियम कार्बोनेट चल रहा है तो इसमें से हम कौन सी मेडिसिन है जो अवॉइड करेंगे पेशेंट को देने के लिए ताकि पेशेंट को लिथियम टॉक्सिसिटी ना हो. सो अगर हम थेराप्यूटिक रेंज की बात करते हैं लिथियम की सो दैट इज 0.6 to 1.2 मिली इक्वी पर लीटर. ठीक है, अगर इससे ज्यादा 1.2 से ज्यादा होगा सो द पेशेंट विल हैव लिथियम टॉक्सिसिटी. सो उस केस में हम पेशेंट को डायूरेटिक्स नहीं देते हैं. ऐसा अब हम क्यों करते हैं? क्योंकि डायूरेटिक्स की अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल अगर हम लेसिक्स ले लेते हैं तो लेसिक्स क्या है? इट इज अ फ्लोसिमाइड और ये इट इज अ लूप डायूरेटिक जो कि हमारे असेंडिंग लूप पे अफेक्ट करता है. तो डायूरेटिक क्या करता है कि पेशेंट के पेशेंट में डायूरेसिस कॉज करता है तो जिसकी वजह से सोडियम जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट होने लगता है अलोंग विद एक्सेसिव वाटर. सो जब सोडियम बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो पेशेंट को क्या हो रहा है? हाइपोनेट्रीमिया. सो अगर पेशेंट का सोडियम लेवल डिक्रीज हो रहा है इन द ब्लड सो दैट विल लीड टू लिथियम टॉक्सिसिटी. इसीलिए हम हमेशा पेशेंट को बोलते हैं कि जब भी पेशेंट लिथियम के ऊपर है तो हमने पेशेंट को प्रॉपर सॉल्ट डाइट देनी है. उसको उसका जो सॉल्ट इनटेक है वो प्रॉपर होना चाहिए. पेशेंट को लो सॉल्ट डाइट नहीं देनी है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा सोडियम है वो लिथियम टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करता है. अगर सोडियम का लेवल कम हो जाएगा तो लिथियम टॉक्सिसिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. इसीलिए हम डायूरेटिक पेशेंट्स को नहीं देते हैं. Now the next question is, a young adult male is brought to the psychiatric department, emergency department with hyperactivity, excessive speech, delusion of grandiosity. Which of the following drug would you expect to be prescribed to him? And the options are sertraline, fluoxetine, lithium carbonate और amitriptyline. So अगर हम यहाँ पे पेशेंट की सिम्टम्स देखते हैं तो पेशेंट हाइपर एक्टिव है, एक्सेसिव स्पीच है पेशेंट की एंड डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी है. तो ये सिम्टम्स हमारे मैनिया में प्रेजेंट होते हैं. तो जो पेशेंट है वो मीनिया में है, मैनिक पेशेंट है. तो मैनिक पेशेंट में हम ड्रग ऑफ चॉइस हमारा क्या होता है? दैट इज लिथियम कार्बोनेट. तो हम पेशेंट को लिथियम कार्बोनेट देंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following which of the following diet would be appropriate for the client with COPD, that is chronic obstructive pulmonary disease? So इसमें जो हमारे ऑप्शंस हैं वो है लो फैट लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, ब्लैंड एंड सॉफ्ट डाइट, लो सोडियम डाइट, हाई कैलोरी प्रोटीन डाइट. अगर हम इसमें सीओपीडी की बात करते हैं तो सीओपीडी में हमारी दो कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं.
वन इज एम्फाइसीमा एंड सेकेंड वन इज ब्रोंकाइटिस। सो ब्रोंकाइटिस को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ब्लोटर। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लू ब्लोटर हम किस कंडीशन को कहते हैं? तो ब्लू ब्लोटर हम कहते हैं पेशेंट ब्रोंकाइटिस में, क्योंकि ब्रोंकाइटिस में प्रॉपर एक्सचेंज जो हमारी एयर है वो नहीं एक्सचेंज हो पाती। एक्सेसिव ऑक्सीजन विल बी रिटेन इन द बॉडी, क्योंकि ब्रोंकाइटिस में क्या है, एक्सेसिव जो सिक्रीशंस है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इकट्ठी हो रही है, तो जो हमारे एयर एक्सचेंज रहेगा दैट विल बी पुअर, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज विल बी देयर। सो द पेशेंट विल हैव साइनोसिस। पेशेंट जो है वो ब्लू कलर होगा, ब्लू डिस्कलरेशन का, ब्लू लिप्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम इसको ब्लू ब्लॉटर बोलते हैं। और जो हमारी एम्फाइसीमा है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि देयर इज द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलॉय, एंड इसको हम पिंक पफर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट को अच्छी प्रॉपर ब्रीथ लेने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, तो जिसकी वजह से पेशेंट के जो लिप्स होते हैं, जो जो फेस होता है वो काफी पिंक कलर का होता है, तो इसीलिए हम इसको पिंक पफर भी बोलते हैं। तो इन केस ऑफ सीओपीडी ये दोनों कंडीशंस प्रेजेंट हैं, तो हम पेशेंट को किस तरीके की डाइट देंगे? तो हम पेशेंट को हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देंगे। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट रिस्पायर करेगा तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी एक साइड पे उसकी जो एल्वेओलाई है वो डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं, एंड दूसरी साइड पे क्या है कि प्रॉपर गैस एक्सचेंज नहीं है, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ रेस्पिरेशन लेनी है, तो इसीलिए हम पेशेंट को हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a patient underwent tonsillectomy. Which is the most appropriate intervention by nurse to encourage the patient to have during first 24 hours after surgery? So, इसमें क्या है कि पेशेंट की टॉन्सिलेक्टमी हुई है, तो हमने फर्स्ट 24 आवर्स पेशेंट को क्या, जो किस तरीके की डाइट दे रही है, तो यहाँ पे जैसे ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए है वार्म पुडिंग, ऑप्शन नंबर बी इज मिल्क शेक, ऑप्शन नंबर सी इज सॉफ्ट टोस्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज आइस पॉप्स। तो हम पेशेंट को क्या एनकरेज करेंगे लेने के लिए? सो इसमें हम पेशेंट को एनकरेज करते हैं आइस पॉप्स। सो आइस पॉप्स इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज आइस पॉप्स विल हैव एनर्जेसिक इफेक्ट। एनर्जेसिक इफेक्ट होगा क्योंकि जब हम वार्म एंड कोल्ड एप्लीकेशंस पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो हमारे कोल्ड एप्लीकेशंस होती हैं वो हमें एनाल्जेसिक इफेक्ट देती हैं, पेन को रिड्यूस करेंगी, तो इसलिए हम पेशेंट को आइस पॉप्स देंगे। एंड इसका एक सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि जो हम पेशेंट को कुछ ठंडा देंगे, सो ड्यू टू दैट कोल्ड सेंसिटिविटी जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, एंड पेशेंट को ब्लीडिंग होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। वेयर एज इन द वार्म, इफ वी आर गिविंग वार्म थिंग टू द पेशेंट, तो वहां पे वेजोडाइलेशन होगी, ब्लड फ्लो जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड देयर चांसेस फॉर ब्लीडिंग कैन इंक्रीज। तो इसीलिए हम पेशेंट को फर्स्ट 24 आवर्स के लिए मतलब कुछ ठंडा खाने के लिए ही बोलते हैं, तो इनमें से आइस पॉप्स इज द राइट आंसर। Now the next question is, a pediatric patient is admitted after ingestion of iron bottle. Which antidote is used in this case? And the options are acetylcysteine, option number B is defroxamine, option number C is calcium disodium acetate, and option number B is British anti-leviside. तो एक बच्चा है जिसने की आयरन की बोतल इंजेस्ट कर ली है, तो आयरन का इसमें हमारा एंटीडोट क्या रहेगा? सो द एंटीडोट ऑफ आयरन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेफ्रॉक्सामिन। सो डेफ्रॉक्सामिन हम बच्चे को देंगे। अगर हम एसिटाइल सिस्टीन की बात करते हैं, तो एसिटाइल सिस्टीन इज अ एंटीडोट ऑफ पीसीएम पॉइजनिंग, दैट इज एसिटामिनोफेन। एंड जो हमारा ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड है, ये हम लेड पॉइजनिंग में देते हैं, इसको हम डाइमर कैप्रोल भी बोलते हैं, अदर नेम क्या है डाइमर कैप्रोल, और आप इसको ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड के नाम से भी याद कर सकते हैं। एंड अगर हम एम्स की बात करते हैं, तो एम्स में जो हमारे एंटीडॉट्स वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा विटामिन के का एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट है, देन वॉर्फिन का हमारा एंटीडोट क्या होना चाहिए, उसके बाद हमारे जितने एंटीडोट्स हैं वो सारे हमें पता होना चाहिए। एट्रोपिन जेनेलेक्सोन हम कब देते हैं, एट्रोपिन हम कब देते हैं, प्रोटामाइन सल्फेट हम कब देते हैं, विटामिन के हम कब देते हैं, सॉरी प्रोटामिन
sulfate is not an antidote of vitamin K, it is an antidote of heparin. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए. Now the next question is, to expand plasma volume or to replace a clotting factor, you would expect to give albumin, fresh frozen plasma, whole blood और packed RBC. तो अगर हमने प्लाज्मा की वॉल्यूम को एक्सपेंड करना है या फिर हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिप्लेस करना है, तो हम इनमें से कौन सा जो ब्लड प्रोडक्ट है वो पेशेंट को देंगे. तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा. जो हमारा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है वो हमारे जो ब्लड है उसके प्लाज्मा, इट इज अ प्लाज्मा एक्सपेंडर जो कि हमारे प्लाज्मा को एक्सपेंड करेगा. एंड प्लस फ्रोजन प्लाज्मा में हमारे ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स आर देयर. सो जो हमारे पेशेंट्स हैं जिनमें लाइक हीमोफिलिक पेशेंट्स हैं तो उसमें हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा इंक्लूड कर सकते हैं. So option number B is the correct answer. Now the next question is, during a newborn assessment, the nurse observes that half part of the infant's skin is dark pink and other half is pale. So the nurse document this finding as acrocyanosis, Harklin change, Lanuvo or Melia. So ड्यूरिंग द बर्थ टाइम तो नर्स हैज असेस कि जो बच्चा है उसकी हाफ स्किन जो है वो डार्क पिंक है और हाफ स्किन जो है वो पेल है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हार्किन चेंज. एंड जो हमारा एक्रोसाइनोसिस है, एक्रोसाइनोसिस में क्या है कि बेबी जो होगा वो सेंट्रली नॉर्मल होगा लेकिन उसकी पेरिफेरल होगा दैट विल बी ब्लूइश डिस्कलरेशन विल बी देयर. एंड जो हमारी हार्कलिन चेंज है इसमें क्या है कि आफ्टर द बर्थ मतलब कि थोड़े टाइम तक मैक्सिमम अप टू 20 मिनट्स तक जो बेबी की बॉडी है वो नॉर्मल हो जाती है. एंड अगर हम लेनोवो की बात करते हो तो लेनोवो आर द हेयर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द न्यूबॉर्न. So in this question, harlequin change is the correct answer. Now the next question is, when the patient is on clopidogrel drug, the nurse must monitor for, and the options are nausea, epistaxis, chest pain और elevated temperature. So अगर पेशेंट जो है वो क्लोपिडोग्रेल पे है तो इनमें से कौन से सिम्टम के लिए जो नर्स है वो पेशेंट को मॉनिटर करेगी. सो अगर हम क्लोपिडोग्रेल की बात करते हैं तो इट इज अ एंटी प्लेटलेट ड्रग. ठीक है, जो कि और वी कैन से इट इज अ ब्लड थिनिंग एजेंट जो कि हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉट ना हो जाए उस चीज को प्रिवेंट करता है. तो जब हमारा कोई भी पेशेंट हमारा एंटी प्लेटलेट थेरेपी पे होता है तो वो जो पेशेंट है दैट पेशेंट इज ऑन द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. तो इस केस में हमने पेशेंट को एपिस्टेक्सिस के लिए मॉनिटर करना है. Now the next question is, which category of drug is associated with neuroleptic malignant syndrome? So, and the options are antidepressants, antipsychotics, mood stabilizers और anxiolytic. So, neuroleptic malignant syndrome जो है हमारा वो कौन सी कंडीशन में जो कौन से ड्रग से एसोसिएटेड है. So, these are associated with antipsychotic drugs. नाउ अगर हम बात करें न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम क्या होता है. सो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन टू एंटीसाइकोटिक ड्रग्स. एंड इसमें पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स होंगे, द पेशेंट विल बी प्रेजेंट विद फीवर, then altered mental status will be there, muscle rigidity and autonomic dysfunction will be there. Now the next question is, a client diagnosed with myasthenia gravis is experiencing prolonged weakness and the healthcare provider order endophonium test or tensilin test. A test dose is administered and the client become weaker. How should the nurse interpret this value or this result? And the options are myasthenia crisis is present, cholinergic crisis is present, this result is a normal finding, and this result is a positive
फाइंडिंग। सो अगर हम हमारे माइस्थीनिया ग्रेविस की बात करते हैं, तो माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है? माइस्थीनिया ग्रेविस इट इज अ मस्कुलर वीकनेस डिसऑर्डर, जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। उसकी वजह से जो पेशेंट है उसकी बॉडी में वीकनेस रहेगी। सो अगर हमने पेशेंट को, अब वीकनेस जो है माइस्थीनिया ग्रेविस को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं? टेंसिलन टेस्ट करते हैं। टेंसिलन टेस्ट में हम पेशेंट को एंडोफोनियम जो हमारा इंजेक्शन है वो लगाते हैं। इसमें हमने क्या करना है कि 10 mg एंडोफोनियम जो है वो लोड करना है एंड पेशेंट को आईवी लगाना है। पहले हमने 2 mg लगाना है और हमने देखना है कि पेशेंट ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और अगर पेशेंट हमें ठीक लगता है तो उसके बाद हमने पेशेंट को रिमेनिंग जो हमारा ड्रग बच गया वो लगाना है। ये इंजेक्शन को लगाते ही अगर तो पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस है तो पेशेंट की जो मसल वीकनेस था वो ठीक हो जाएगा और पेशेंट की जो एक्टिविटी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस था जो कि एंडोफोमियम लगाने के बाद ठीक हो गया। लेकिन अगर हम पेशेंट को एंडोफोमियम हमने लगाया और साथ भी साथ पेशेंट की जो सिम्टम्स थे वो और ज्यादा वर्स हो गए, जैसे कि इसमें बोला है कि पेशेंट को लगाया लेकिन उसके बाद पेशेंट और ज्यादा वीकर हो गया, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? दैट द पेशेंट इज हैविंग कॉलिनर्जिक क्राइसिस। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो माइस्थीनिया क्राइसिस और कॉलिनर्जिक क्राइसिस में अगर डिफरेंशिएट करना होता है तो हम टेंसिलिन टेस्ट से ही देखते हैं। अगर टेंसिलिन लगाने के बाद पेशेंट ठीक हो जाता है तो वो माइस्थीनिया क्राइसिस था। अगर पेशेंट नहीं ठीक होता और ज्यादा वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स होता है तो पेशेंट को कॉलिनर्जिक क्राइसिस है। एंड इसमें क्या होता है, अगर हम कॉलिनर्जिक क्राइसिस की बात करते हैं तो वो क्यों होता है? कॉलिनर्जिक क्राइसिस जो है इट इज एन ओवर स्टिमुलेशन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ड्यू टू एक्सेस ऑफ एसिटाइलिन कोलिन। जो एसिटाइल कोलिन है वो एक्सेस होता है, उसकी वजह से पेशेंट को कॉलिनर्जिक क्राइसिस होगा। So, for this question, the right answer is option number B, that is cholinergic crisis. एंड हमने जब भी पेशेंट को एंडोफोमियम टेस्ट लगाना है, जब करना है, सिरिंज लोड करनी है, तो साथ में हमने एट्रोपिन भी लोड करना है, क्योंकि अब जैसे ये लगाने के बाद पेशेंट को और ज्यादा वीकनेस हो गई तो उस चीज को हमने क्या प्रिवेंट करना है, फिर हमने पेशेंट को एट्रोपिन लगाना है, क्योंकि एट्रोपिन जो है वो कॉलिनर्जिक क्राइसिस को, सिम्टम्स को रिड्यूस करेगा। Now the next question is, current jelly-like stool containing mucus among 3 month to 3 years old child is suspected to have Hirschsprung disease, intussusception, abdominal hernia और diverticulum। सो अगर हम बात करते हैं कि कुरेट जेली लाइक स्टूल है, तो कुरेट जेली लाइक स्टूल इट इज अ क्लिनिकल सिम्टम ऑफ इंट्रूसिसेप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब इंट्रूसिसेप्शन में क्या होगा? मेनली ये सबसे कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन इलियोसिकम जंक्शन, जिसमें कि हमारा जो डिस्टल एंड होता है वो प्रॉक्सिमल एंड के अंदर चला जाता है, तो उसकी वजह से कुरेट जेली लाइक स्टूल विल बी देयर एंड बच्चे को बाइल स्टेन वॉमिटिंग होगी। एंड जब हम हमारा राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को पाल्पेट करेंगे तो वहां पे हमें सोसेज मास अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो ये भी पूछ सकते हैं कि सोसेज मास अपीयरेंस जो है वो हमारा किस कंडीशन से रिलेटेड है। और अगर हम बात करते हैं हमारे हिस्पंच डिजीज की, तो हिस्पंच डिजीज इज ऑल्सो नोन एज ए गैंग्लियोनोसिस और ए गैंग्लियोनिक और मेगाकोलन डिजीज, जिसमें क्या है कि जो हमारा सिग्मोइड कोलन है वहां पे जो हमारी मस्कुलर वॉल है वहां पे गैंग्लियोनिक नर्व जो होगी वो एब्सेंट होगी, तो जिसकी वजह से वहां पे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा दैट विल बी अफेक्टेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 5 hours after birth, a neonate is transferred to the nursery, where the nurse intervenes to prevent hypothermia. So, what is the common source for conduction of heat loss? So, बच्चा है 5 आवर्स हो गए उसकी बर्थ को,
तो हम उसकी हीट लॉस को कंडक्शन के थ्रू कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो ऑलरेडी वी नो कि कंडक्शन सॉरी जो हमारी हीट लॉस है वो चार तरीके से होती है। वन इज इवेपोरेशन, वन इज रेडिएशन, वन इज कंडक्शन एंड वन इज कन्वेक्शन। सो कंडक्शन कब होती है? जब हम बच्चे को किसी ठंडी सरफेस पे डाल दें, तो उस टाइम पे वहां पे कंडक्शन होगी। सो कोल्ड वेट चेन स्केल। सो ऑप्शन नंबर बी इज द एग्जांपल ऑफ कंडक्शन हीट लॉस। तो इसीलिए हम जब भी बच्चे का वेट चेक करते हैं, तो हम बोलते हैं कि पहले हमने वेइंग मशीन के ऊपर एक कोई कपड़ा बिछाना है, फिर उसके बाद हमने बच्चे को उसके ऊपर लेटाना है ताकि हीट लॉस ना हो थ्रू कंडक्शन। लो रूम ह्यूमिडिटी का कोई कनेक्शन नहीं है। कूल रूम टेम्परेचर, कूल रूम टेम्परेचर मतलब वाया एयर। सो ये हमारा कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। तो क्योंकि वाया एयर जो हमारी हीट लॉस होती है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। एंड थ्रू रेडिएशन, अगर हमारी हीट होती है लॉस तो दैट इज रेडिएशन। एंड इवेपोरेशन में क्या है कि जैसे बच्चा बर्थ के बाद बाहर आता है, तो ऑलरेडी बॉडी के ऊपर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो उसकी वजह से वहां से जो हीट लॉस होती है दैट इज इवेपोरेशन। Now the next question is, during a physical assessment, a nurse inspect a patient's abdomen. What assessment technique would the nurse perform next? So अगर हम हमारी बात करते हैं असेसमेंट की, तो हमारे असेसमेंट के चार स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज इंस्पेक्शन, सेकंड वन इज पाल्पेशन, देन परकर्शन एंड देन ऑस्कल्टेशन। तो नाउ अब इसमें पूछा गया है कि पेशेंट नर्स ने जो है शी हैज डन विद द इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कर लिया है एब्डोमेन का। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? लेकिन जब भी हम फिजिकल असेसमेंट की बात करते हैं इन एब्डोमेन, तो हमारे जो चार स्टेप है, स्टेप्स तो सारे सेम रहते हैं, लेकिन इनके सीक्वेंस आगे पीछे हो जाते हैं। तो हमेशा इंस्पेक्शन के बाद हमने पेशेंट का ऑस्कल्टेशन करना है, फिर हमने परकर्शन करना है, और पाल्पेशन हमने सबसे लास्ट में करना है। क्योंकि अगर हम पेशेंट को पहले ही पाल्पेट कर देंगे, तो जो उसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो चेंज हो सकते हैं। तो इसीलिए हमने पहले ऑस्कल्टेट करना है और फिर हमने लास्ट में पाल्पेट करना है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑस्कल्टेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ फायर occurs in a patient's room, what would be the nurse first priority? Rescue the patient, extinguish the fire, sound the alarm or run for help? So फायर आउटब्रेक में पेशेंट सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? So इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज रेस्क्यू द पेशेंट। सो जब भी फायर रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा, तो हमेशा हमने रेस को याद रखना है। रेस में हमारा क्या है कि सबसे पहले हमने पेशेंट को रेस्क्यू करना है फ्रॉम द वॉर्ड। ए स्टैंड्स फॉर एक्टिवेट द अलार्म, हमने एक्टिवेट करना है कोड। लाइक ऑरेंज कोड इज फॉर फायर, तो हमने ऑरेंज कोड एक्टिवेट कर दिया। जब अलार्म को हमने एक्टिवेट करना है ताकि पता लग जाए कि उस एरिया में, जहाँ उस वार्ड में फायर आउटब्रेक हुआ है। देन सी इज कन्फाइंड और लिमिट द फायर। वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय क्लोजिंग द डोर और बाय क्लोजिंग द विंडो, ताकि जो हमारी एयर है, फायर है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जल्दी जल्दी फैले ना। एंड लास्ट जो है दैट इज एक्सटिंग्विश फायर। हमने विद द हेल्प ऑफ एक्सटिंग्विशर फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। तो ये जो रेस है ये हमने हमेशा याद रखना है। और जब भी हम एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं, तो हम हमेशा पास याद रखते हैं। पास की हमने एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करना है। सो पी स्टैंड्स फॉर पुल द पिन, ए स्टैंड्स फॉर एम एट द बेस ऑफ फायर, जहाँ पे हमने एक्सटिंग्विशर का यूज करना है, उसके बेस के ऊपर हमने एम करना है। देन सेकंड इज स्क्वीज द हैंडल, स्क्वीज करना है हैंडल को। एंड एस स्टैंड्स फॉर स्वीप साइड टू साइड। सो ये पास एंड रेस, ये दोनों चीजें हमने याद रखनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ क्लाइंट इन द हॉस्पिटल, एबीजी गिव्स फॉलोइंग रिजल्ट। एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसका एसिड बेस जो हमारा गैस एनालिसिस है, उसकी जो रिजल्ट है वो क्या है कि जो पेशेंट का पीएच है दैट इज 7.48, PaO2 दैट इज पार्शियल ऑक्सीजन 94 mm of Hg, bicarbonates 24 milli per liter, and partial CO2 is 32 mm of Hg. The nurse interpreted which acid base disturbance?
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। सो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ये कुछ नॉर्मल वैल्यूज हैं जो कि हमने हमेशा याद रखनी है जब भी हमने एबीजी गैस एनालिसिस करना है। तो अगर हम पीएच की बात करें, ब्लड पीएच, कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नॉर्मल ब्लड पीएच वैल्यू भी आ जाती है, तो दैट इज बिटवीन 7.35 टू 7.45। PaCO2 is 35 to 45 and bicarbonate is 22 to 26 millimole and partial oxygen is 80 to 100 mm of Hg। अगर हमारा 7.35 से नीचे जा रहा है पीएच, दैट सजेस्ट एसिडिक, एंड अगर हमारा 7.5 से ऊपर जा रहा है तो दैट इज बेसिक। तो 7.35 से नीचे है तो एसिडिक, 7.45 से ऊपर है तो एल्कलोसिस। और जब हमेशा हमने, जब भी हमारा PaCO2 बढ़ रहा है जो कम हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है। और हमेशा जब भी हमारा बाइकार्बोनेट जो है वो मेटाबॉलिक से रिलेटेड है। बाइकार्बोनेट अगर बढ़ रहा है जो कम हो रहा है तो पेशेंट का मेटाबॉलिक चेंज हो रहा है। PaCO2 में एक हमने बात और याद रखनी है कि जो हमारा CO2 है इट इज अ एसिडिक गैस। अगर वो पेशेंट की बॉडी में ट्रैप होती रहेगी तो द पेशेंट विल हैव रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्योंकि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इज अ एसिडिक गैस इन नेचर। एंड हमेशा रेस्पिरेटरी केसेस में पीएच अगर बढ़ रहा है तो PaCO2 कम होता है, मतलब हमेशा ऑपोजिट रिलेशन इज देयर। वेयर इज इन बाइकार्बोनेट एंड इन पीएच सेम सेम रिलेशन इज देयर। अगर हमारा पीएच बढ़ रहा है, बाइकार्बोनेट बढ़ रहा है तो पेशेंट इज हैविंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अगर हमारा पीएच कम हो रहा है, बाइकार्बोनेट कम हो रहा है तो पेशेंट इज हैविंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एंड अगर हमारा PaCO2 में ऑपोजिट होता है, अगर हमारा ये फॉर एग्जांपल 7.35 है, ठीक है, बढ़ कम हो गया, और PaCO2 अगर हमारा बढ़ रहा है तो दैट रिलेशन विल बी ऑपोजिट। अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे क्वेश्चन की, सो हमारा पीएच कितना होना चाहिए, 7.35 टू 7.45, लेकिन हमारा यहाँ पे कितना है 7.48, जो कि बढ़ा हुआ है, ठीक है, दैट शोज एल्कलोसिस। देन PaO2 94 हमारा नॉर्मल है, 80 टू 100 होना चाहिए। बाइकार्बोनेट हमारे 24 है, जो कि 24 से, जो कि हमारे 22 से 26 होने चाहिए, नॉर्मल वैल्यू में है। और PaCO2 हमारा 32 है, जो कि हमारा कितना होना चाहिए, 35 से 45। तो मैंने कहा था कि ऑपोजिट है। अगर ये हमारा बढ़ रहा है, पीएच जैसे इसमें बढ़ रहा है, PaCO2 हमारा कम हो रहा है, तो दैट शोज कि पेशेंट इज हैविंग रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, क्योंकि बाइक CO2 कम है बॉडी में। CO2 हमारी अगर ये ज्यादा होती तो यहाँ पे एसिडोसिस हो जाता। Now the next question is, what does the nurse determine is the most likely cause of renal calculi in client with paraplegia? तो पेशेंट है उसको पैराप्लेजिया है, दैट इज पैरालिसिस है पेशेंट को, तो उस केस में रीनल कैल्कुलाई का सबसे मेन कॉज क्या हो सकता है? एंड द ऑप्शंस आर हाई फ्लूइड इनटेक, ऑप्शन नंबर बी इज इंक्रीज्ड इनटेक ऑफ कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी इज इनएडिक्वेट किडनी फंक्शन, एंड ऑप्शन नंबर डी इज एक्सलरेटेड बोन डीमिनरलाइजेशन। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एक्सलरेटेड बोन डीमिनरलाइजेशन। बिकॉज जब भी हमारा पेशेंट पैराप्लेजिक है, बेड रिडन है, लॉन्ग टाइम से इमोबिलिटी है, तो वेन एवर द पेशेंट इज ऑन लॉन्ग टाइम रेस्ट, इमोबिलिटी इज देयर, सो हमारी बोन से जो कैल्शियम है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्लड में हमारा कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, द पेशेंट विल हैव हाइपर कैल्सीमिया, और वो जो कैल्शियम है वो जाके किडनी में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से रीनल कैल्कुलाई होगी। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Now the next question is, a client is admitted to the hospital with suspected diagnosis of Hodgkin's disease. Which assessment finding would the nurse expect to note specifically in the client? तो अगर हम इसमें बात करते हैं
ऑप्शंस जो हैं दैट इज फटीग, वीकनेस, वेट गेन और एनलार्ज लिम्फ नोड। जो पेशेंट है वो हॉटकिन डिजीज के साथ एडमिट हुआ है, सस्पेक्टेड हॉटकिन डिजीज के साथ। तो इनमें से कौन सी असेसमेंट है जो कि जो नर्स है वो स्पेसिफिकली नोट करेगी। तो अगर हम हॉटकिन लिम्फोमा की बात करते हैं तो इट इज अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोप्लास्टिक डिसऑर्डर ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू या लिम्फ्स को अफेक्ट करता है, देयर विल बी द painless enlargement of the lymph node. So painless enlargement of the lymph node will be present. पेशेंट को अगर कार्सिनोमा है, हॉटकिंस लिम्फोमा है, the patient will have weight loss, not weight gain, and fatigue and weakness can be present only. Can be present, can be absent. So option number D जो है that is the enlarged lymph node is the main thing that the nurse will expect from the patient. Next is a client with metastatic blood cancer. Breast cancer is receiving tamoxifen. The nurse specifically monitors its laboratory value while the client is taking this medication. And the options are glucose level, calcium level, potassium level और prothrombin level. तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम लेवल। बिकॉज जो हमारी ये है tamoxifen है, tamoxifen will lead to increase in the calcium level of the patient because tamoxifen जो है that will increase the calcium, cholesterol and triglyceride level. So before initiating or starting the therapy, patient का हमने complete blood count check करना है, platelet count check करना है, serum calcium level check करना है, and in between और during the therapy भी हमने ये सारे levels जो है वो check करते रहने हैं। Now the next question है हमारा, that client with a diagnosis of diabetic ketoacidosis is present in the emergency department. Which findings support this diagnosis? Increasing pH, comatose state, deep rapid breathing, decreased urine output और elevated blood glucose level. So patient जो है उसको diabetic ketoacidosis है, तो patient को कौन-कौन से symptoms present हो सकते हैं। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 5। कोमाटोज स्टेट रहेगी, डीप रैपिड ब्रीदिंग विल बी देयर एंड एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसमें क्या होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में कि ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, तो जो हमारा ग्लूकोज है सेल वो अपटेक नहीं कर पाते क्योंकि जो इंसुलिन उसकी हेल्प से जो हमारा ग्लूकोज है वो सेल्स तक जाता है, तो सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती है। तो इन द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज जो सेल है वो क्या करेगा, फैट जो है हमारा उसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब फैट का ब्रेकडाउन होता है तो कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होंगी, तो कीटोन जो है बॉडी में इकट्ठा होता जाएगा। वहाँ पे दूसरे साइड जो था क्या हो रहा था कि ड्यू टू द इंसुलिन डेफिशिएंसी जो ग्लूकोज है सेल्स उसको अपटेक नहीं कर पा रहा है, तो ग्लूकोज की जो वैल्यू है वो ब्लड में इंक्रीज होगी, तो एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल विल बी देयर एंड ड्यू टू द presence of ketone the client will have deep and rapid breathing जिसको हम क्या बोलते हैं पुष्मल रेस्पिरेशन, जो कि कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है ताकि पेशेंट का जो एसिड बेस बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखें। तो पेशेंट विल हैव कोमाटोज स्टेट, इसमें पेशेंट की जो पीएच है वो इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज होती है। द पेशेंट विल बी प्रेजेंट विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस। हमेशा याद रखना कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है एसिडोसिस, एंड द डिक्रीज यूरिन आउटपुट नहीं होगा वहाँ पे, द पेशेंट विल हैव पोलीयूरिया क्योंकि ऑलरेडी सीरम ब्लड ग्लूकोज बहुत ज्यादा इंक्रीज है, तो उसकी वजह से ऑस्मोटिक डायूरेसिस होगी एंड द पेशेंट विल हैव पॉलीयूरिया। सो इसीलिए डीकेए पेशेंट में हमें कोमाटोज, रैपिड डीप ब्रीदिंग दैट इज कुशमल रेस्पिरेशन एंड हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा। सो आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, बाकी और वीडियोस लेके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।